इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें अच्छी खासी गिरावट दिख चुकी है। हालांकि अगर हम पहले देखें कोविड के टाइम तो स्टॉक में करीब 40% का फॉल हमें देखने को मिला था। अभी कुछ टाइम पहले इसके जो मैनेजमेंट में गड़बड़ है और मर्जर की वगैरह से हमें 27-30% गिरता हुआ दिख चुका है स्टॉक। क्या ये मर्जर हमें नहीं होता हुआ दिखना चाहिए था? HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर हुआ है इसकी वजह से इस कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है, या इसके प्रमोटर्स जो इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं इस वजह से हमें इसमें कंसर्न दिखने को मिल रहा है। तो इसके क्या रीज़न है, तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अभी कुछ टाइम पहले तक ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये के लेवल पर था। वहाँ से हमें स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये 1000 रुपये का स्टॉक आपका 700 रुपये के लेवल तक आ गया था। अच्छी खासी गिरावट के बाद अभी हमें इसमें रिकवरी भी देखने को मिली है। अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस स्टॉक में हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन पर ये स्टॉक आपका बार बार सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। इस लेवल से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पे 5 बार, 6 बार और 7-8 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर रही है। ये तो हुई सपोर्ट की बात। अब अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो 850 रुपीज़ का लेवल है। यहाँ पे हमें स्टॉक का रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। हालांकि अभी सेम उसी लेवल पर आपका स्टॉक जाने का ट्राई कर रहा है। इसके ऊपर हम देखें तो 930 रुपीज़ का जो लेवल रहेगा ये इसके लिए आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, जो अपना स्टॉक यहाँ से 1 बार, 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी आ चुका है। एंड इसके भी ऊपर अगर हम देखें तो इसका ऑल टाइम हाई जो प्राइस है 1000 रुपीज़ के ऊपर का, जहाँ पे स्टॉक आपका काफ़ी टाइम रुका भी था। तो ये 1000 रुपये के लेवल के आसपास आपको इसका थर्ड टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे देखें तो 686 रुपीज़ का लेवल ये इसके लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे स्टॉक पहले भी सपोर्ट ले चुका है। एंड उसके भी नीचे अगर हमें जाता हुआ दिखेगा तो मैक्सिमम 630 रुपीज़ इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो जब स्टॉक में यहाँ से बड़ी गिरावट दिख रही थी तभी स्टॉक ने यहाँ पे एक गैप छोड़ा था जो कि फिल नहीं हो पाया था अभी तक। हालांकि अभी इसने इसको फिल कर दिया गैप को और इसके बाद हमें स्टॉक में गिरावट दिखी है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें लेवल तो 820 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ पे स्टॉक आपका 2 बार रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। अब स्टॉक यहाँ पे गैप फिल करने के बाद इसी लेवल के नीचे हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें बड़ी गिरावट होगी तो इसी लेवल से होगी। अब बुलिश ट्रेंड इसमें 850 रुपीज़ के ऊपर हमें इसका बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे RSI अभी उतना कुछ खास ओवर वैल्यूड नहीं है, जो कि 61 का चल रहा है। हालांकि अगर हम वीकली में इसको कन्वर्ट करें देखें तो हमें दिखेगा कि जब स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी तभी स्टॉक का प्राइस 730 के आसपास था। तब RSI हमें 20 पर देखने को मिला था, जो कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया था। उसके बाद RSI और स्टॉक का प्राइस दोनों ही हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिला था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर क्यों नहीं होना चाहिए था। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इस कंपनी के पास लोन बुक 28,44,000 करोड़ की अवेलेबल है। डिपॉजिट इसके पास 27,52,000 करोड़ के हैं। इसका मतलब दोस्तों लोन टू डिपॉजिट अगर हम रेशियो निकालें तो 1 से ज़्यादा निकल कर आता है। मतलब कंपनी के पास जितना डिपॉजिट नहीं है उससे ज़्यादा इसने लोन प्रोवाइड कर दिए। इस मर्जर से पहले क्या था कि HDFC आपकी बैंक है तो उसके पास डिपॉजिट हुआ करते थे, तो वो डिपॉजिट से अपना कम लोन प्रोवाइड कर रहे थे इस रेशियो को 0.8-0.9 मेंटेन करके। लेकिन HDFC कोई बैंक तो है नहीं, तो उसके पास डिपॉजिट तो 0 हुआ करते थे लेकिन वो हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराते थे। अब जिस वजह से इन दोनों का मर्जर हुआ तो HDFC के भी लोन हमें HDFC बैंक में ऐड होते हुए दिखे और डिपॉजिट उसका 0 था। इस वजह से ओवरऑल लोन टू डिपॉजिट रेशियो HDFC का 1 से ज़्यादा हो गया, जो कि एक लिक्विडिटी कंसर्न प्रोवाइड करा देता है कि मान लो कल को अगर लोन प्रोवाइड ना कर पाएँ जिसको अभी हमने लोन दिया कस्टमर्स, तो इसके डिपॉजिट पे अफेक्ट हो सकता है, इसके लोन हर चीज़ पे अफेक्ट हो सकता है। तो HDFC बैंक का बिजनेस तो आप सभी को पता ही होगा। ये इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है जो कि पूरे इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। साथ ही में ये पूरे दुनिया की 10th लार्जेस्ट बैंक भी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। इसके अलावा
हमें इसमें मार्केट पोजीशन देखें तो इस कंपनी के पास 15% का मार्केट शेयर है बैंकिंग सेक्टर में और 37% का ये मार्केट शेयर रखते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक में। ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक भी हैं एसबीआई के बाद और ऑलमोस्ट ये एवरी कैटेगरी में अपनी लीड करके रखते हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें इस बारी Q3 FY26 का, तो रिटेल बैंकिंग वगैरह से इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि 42% का है, होलसेल बैंकिंग से 23%, इंश्योरेंस से 17%, ट्रेजरी से 10%, अदर से 8%। HDFC के पास 9,600 से ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं। साथ ही में इनके पास 21,000 से ज़्यादा ATM भी अवेलेबल हैं 4,170 सिटीज़ और टाउन्स में। इनकी हम ब्रांच देखें तो सेमी अर्बन से 33%, जो कि दोस्तों इंडिया की Tier 2 सिटीज़ में आता है, मेट्रो से 29%, अर्बन एरिया से 21% और रूरल से 17% ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इसके पास अभी फ़िलहाल 100 मिलियन कस्टमर का बेस है। इस कंपनी की लोन बुक 28,44,600 करोड़ की है, जो कि अभी ऑल टाइम हाई पर है। डिपॉजिट इस कंपनी के पास 27,52,000 करोड़ के हैं। तो हालांकि लोन बुक हमें डिपॉजिट से ज़्यादा देखने को मिल रही है। HDFC का मार्केट कैप करीब 12,50,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 16.4 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से आसपास ही है। ROC इसकी बहुत ही कम है 7%, ROE भी बहुत कम है 14% की। बुक वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है 378 की, जिस वजह से हमें इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की इस कंपनी में 0% होल्डिंग है, सारा स्टेक आपका FIDIs के पास है। PG रेशियो <1 है, 0.9 का, वो अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 पर ये ट्रेड अब ये स्टॉक अभी 810 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप वाइज HDFC इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसके बाद हमें ICICI बैंक, एक्सिस एंड कोटक महिंद्रा बैंक देखने को मिलते हैं। हालांकि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, वो भी इसके पीयर कंपटीटर्स हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू इस बार कंपनी का फ्लैट था 87,000 करोड़ पे, जहाँ पे हमें माइनर सी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं पे नेट प्रॉफिट में 20,700 करोड़ से 21,000 करोड़ पर आ गए, जो कि थोड़ा बहुत इसमें भी इंक्रीज़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा था। अगर ईयरली देखें तो सेल्स काफ़ी अच्छी है, 3,36,000 करोड़ से 3,48,000 करोड़ पर, ये काफ़ी अच्छा हमें ईयरली जंप देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट इस बारी कंपनी के 73,000 करोड़ से बढ़ के 79,000 करोड़ पर हो गए। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 4% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 8% की है। वो स्टॉक प्राइस हमें नेगेटिव में देखने को मिला है, क्योंकि इतनी कम ग्रोथ के साथ ये कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती। बात यह है कि इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 19% के CAGR से अपनी प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करी है। इसने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा है। इनकी मीडियन सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में 16% की रही है। नेगेटिव में हमें इस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ देखने को मिलती है 28,000 करोड़ की, जो कि उसकी लोन बुक वगैरह है। अर्निंग में इसकी 1,46,000 रुपीज़ की अदर इनकम इंक्लूड है। इस कंपनी के पास 5,80,000 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल हैं और इस पर बोरोइंग 5,88,000 करोड़ की बोरोइंग है। तो ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 का निकल कर आता है। साथ ही में बैंक में इनके पास करीब 31,00,000 करोड़ के पैसे पड़े हुए हैं। अगर हम लोन एंड एडवांस इसकी लोन देखें तो 30,50,000 करोड़ की करीब इसकी लोन बुक है, जो कि इसको आने वाले टाइम पे लोन के तौर पे पैसे देने हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,13,506, जो कि पॉजिटिव में है, काफ़ी बेहतरीन। इस कंपनी में हमें प्रमोटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सारा स्टेक मेजरली FIs और DIs के पास है। 0.8% की होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है। FIs ने अपनी होल्डिंग 48-49% से घटाई है 42% पर। DIs ने इसमें स्टेक बाय करा 34-35% से बढ़ के 41-42% पर आ गए। पब्लिक के पास इसमें 16% का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में ऑल टाइम हाई पर हैं, जो कि 45,32,000 के करीब है।